आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे। और हमने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट को, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जो हम कर रहे थे, नेशनल चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। उसकी आज लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो उसको जाकर देखना, तभी आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो है एसआरसी के बारे में, जो लास्ट रह गया था हमारा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक हमारा है एसआरसी के बारे में। जो एसआरसी है, एसआरसी मींस यानी कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। ठीक है, क्या है? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। अब ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआरसी। जो एसआरसी है वो है क्या? एसआरसी जो है वो आपका है क्या? फर्स्ट हम बात करते हैं एसआरसी की। तो देखिए एसआरसी क्या है आपका। तो एसआरसी जो है, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन है, जो बनाया गया था आजादी के बाद, इंडिपेंडेंट के बाद ये बना था। इसका मेन बनने का पर्पस क्या था? तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन है 1953 में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट 3 मेंबर्स स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। इसमें जो 3 मेंबर थे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन में, उसमें जो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे फैजल अली, ठीक है, उनके नाम से इनको बनाया गया था। तो इसको फैजल अली कमीशन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की जगह कि फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन, या जो रिकमेंडेट किया था उन्होंने, वो क्या है। तो फैजल अली जो कमीशन है वो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एसआरसी क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। देखो ओरिजिन कैसे हुआ, आखिर ये बना क्यों। तो उससे पहले उसकी जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, इसको पढ़ने से पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसके ओरिजिन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ आंध्र प्रदेश की। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हम बता सकते हैं कि इसका ओरिजिन क्यों हुआ था। ठीक है, तो देखो इमरजेंस ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर बात की जाए इमरजेंस ऑफ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश क्यों बना, तो इसके पीछे एक रीजन है कि प्रोटेस्ट बिगन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस व्हिच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। यानी आज जिस हम इंडिया में रहते हैं वहां के जो पार्ट था आपका कर्नाटक का, केरला का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, ये जो पार्ट थे सभी पार्ट किसका पार्ट हुआ करते थे? पहले मद्रास का। ठीक है, मद्रास प्रोविंसेस का पार्ट थे। यानी कि जितने नाम बताया मैंने आपको, कर्नाटक, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु, ये सभी किसका पार्ट हुआ करते थे? मद्रास का। और यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, ठीक है, जो आज मद्रास है वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्यों हुआ, देखो क्या हुआ, द विशालांध्र मूवमेंट as the movement for a separate Andhra was called, demanded that the Telugu speaking area should be separate from Madras provinces। यानी सबसे पहले जो इसकी डिमांड हो रही है वो यही हो रही है कि जो तेलुगु स्पीकिंग है उसके बिहाफ पे एक सेपरेट, यानी प्रोविंसेस, यानी जो मद्रास है उससे सेपरेट करके एक प्रोविंसेस बनाई जाए। ठीक है, नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्स इन द आंध्रा रीजन प्रोविंसेस फेवर लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंसेस। यानी जितने भी आंध्र प्रदेश के जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस थे, राजनीतिज्ञ तो जो थे वहां के पॉलिटिकल प्रेशर्स या पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो भी चाहते थे कि मद्रास से एक तेलुगु स्पीकिंग के बिहाफ पे आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। इसको लेकर एक मूवमेंट चला। द मूवमेंट ग्रांटेड द एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरिएशन पोटी श्री रामुलु, कांग्रेस लीडर, एंड द वेटरन गांधीयन वेंट ऑन अ indefinite fast that led to his death after 56 days। यानी कि बताया गया है कि जो कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है, कौन? कांग्रेस के लीडर श्री रामुलु, ये कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने तेलुगु स्पीकिंग को लेकर क्या किया, एक इनडिफाइंड यानी कि एक अनिश्चितकालीन इन्होंने फास्ट किया। इनडेफिनिट नाइट जो फास्ट है वो इन्होंने किया, अनिश्चितकालीन इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी। और जिसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर नहीं जी पाया और ओनली 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। और सारी कहानी शुरू होती है यहीं से। जब पोटी श्री रामुलु ने 56 डेज तक अपना फास्ट किया और उस फास्ट के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। और जैसे इनकी डेथ हुई, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी पूरे मद्रास प्रोविंसेस के अंदर क्या देखने को मिला, वॉयलेशन देखने को मिला कि इसकी जो डिमांड है और ज्यादा बढ़ी, और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और ज्यादा डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ के लोग धीरे धीरे वॉयलेंस पे उतर आए। यानी कि डेथ के बाद वहां पे वॉयलेशन होने लगा। और जब वॉयलेशन होने लगा, काफी इंजर्ड, काफी लोग मारे गए, कई जो
पुलिस फायरिंग है, उसमें लोग मारे गए, काफी नुकसान हुआ गवर्नमेंट को, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट का इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, जो फाइनली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट इन दिसंबर 1952। तो दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, एक सेपरेट नेशन बना दिया गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी आंध्र प्रदेश के बनने के पीछे, जो आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज के बिहार पे बना था। तो आपको ये याद रखना है कौन सी लैंग्वेज पे बना था, ये तेलुगु लैंग्वेज पे। कौन सी? तेलुगु लैंग्वेज। पहला पॉइंट तो याद रखना 1 मार्क के लिए, ठीक है, 1 मार्क के लिए बता रहा हूं, नोट डाउन करना आप लोग, ठीक है। पहला कि आंध्र प्रदेश कौन सी लैंग्वेज के बिहार पे बना था, तेलुगु लैंग्वेज के बिहार पे बना था, ठीक है। किससे अलग किया गया था, तो मद्रास से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था, मद्रास से अलग किया गया था, एक आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, पहले इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर दूसरी में बात करूं कि जो आंध्र प्रदेश है वो बना कब, तो दिसंबर 1952 में बना। कब बना, दिसंबर 1952 में बना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आंध्र प्रदेश में वो किसका था, तो पोटी श्रीरामुलु का। किसका था, पोटी श्रीरामुलु। तो ये आपको नाम याद रखना है, कौन थे ये, कांग्रेस लीडर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि इनकी डेथ कितने दिन बाद हो गई थी, तो 56 डेज। कितने दिन बाद हुई थी, 56 डे के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो मेजर पॉइंट बताया मैंने आपको, ये आपको यहां से याद रखने हैं। अब देखो इसके बाद 1952 के बाद ऐसी डिमांड केवल यही नहीं, पूरे भारत में लैंग्वेज को लेकर, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को लेकर, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, अलग जो कम्युनिटीज थी, उन्होंने अपने अपने जगह, अपने अपने नेशन, अपने अपने स्टेट्स के अंदर क्या करा, लैंग्वेज के बिहाफ पे स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी। बाद में गवर्नमेंट को मजबूर होकर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, गवर्नमेंट को स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा, ठीक है। और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाने के बाद जब वो बनाया गया 1953 में, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है। तो जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन था वो कब बनाया गया, आपका 1953 में बना, ठीक है। कब बना, 1953 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसका हेड कौन था, फॉर्मर हेड जो थे वो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जिनका नाम था फैजल अली। क्या नाम था, फैजल अली। इसीलिए हम इसे फैजल अली कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फैजल अली कमीशन। अब ये जब बना तो ये 1953 में बना, लेकिन इसका रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी कब, 1956 में दी। कब दी, 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। वैसे तो रिपोर्ट इनकी 55 में आ गई थी, ठीक है। रिपोर्ट कब आ गई थी इनकी, 55 में इनकी रिपोर्ट आ गई थी, बट इसका जो बिल है वो 56 में पास हुआ था। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 53 में बना था, लेकिन जो इसका बिल है पार्लियामेंट में वो 56 में पास हुआ। जब ये पास हुआ 56 में, तब इसने क्या रिकमेंड किया, इसने कहा कि हमारी कंट्री में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज होगी। कितने, ये नोट करने के लिए इसलिए नोट करके लिखा हुआ है कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज होगी हमारे कंट्री के अंदर। और इन्होंने रिकमेंड क्या किया, इन्होंने बोला कि द एंड ऑफ द 3 टायर पार्ट एबीसी स्टेट सिस्टम, जो एबीसी स्टेट सिस्टम था उस समय, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, केवल 3 यूनियन टेरिटरीज को जो थे, अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज वर मर्ज विद देयर नेबरिंग स्टेट। जो आपके बाकी टेरिटरीज इनको छोड़ के बाकी टेरिटरीज को या तो उनके साथ मर्ज कर दिया गया है तो रखा गया, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी द लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज होगी वो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाई जाएगी, ऐसी रिकमेंडेशन की गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं और आप कमेंट करके बताना कि लैंग्वेज के बिहाफ पे आंध्र प्रदेश के अलावा ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाए गए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए कि लैंग्वेज के बेस पे कौन कौन से स्टेट बने हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश ही नहीं, उसके अलावा कई और ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाए गए थे। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बारे में एग्जाम में आता है। तो आज का ये वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है और इसी के साथ आपका जो चैप्टर था वो भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी से जल्दी और एनर्जेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के रिगार्डिंग लेकर आए, ठीक है। अगले जो सेशन करेंगे हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही करेंगे कि आपके बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरीके से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, जिससे आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपने एग्जाम के लिए।